हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 6 के यहाँ पे एनसीईआरटी क्या आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि आप डेली यहाँ पे 10 बजे 6 से लेकर 10 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। अभी जो 10 PM पे आपकी क्लास चलेगी वो आपकी जियोग्राफी की क्लास चलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर 1:30 बजे आपको यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड आपको मिलेगा। फिर इसके बाद शाम को 7 बजे आपको साइंस का आपको देखने को एनसीईआरटी बुक मिलेगा। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज पहले चलाएंगे। पहले 6 का क्लास यहाँ पे जो चैप्टर जो 6 क्लास के सारे चैप्टर हैं, 7-8 चैप्टर हैं, पहले हम उसको ख़त्म करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद हम 7 के एनसीईआरटी चलाएंगे। फिर इसके बाद हम 8 के एनसीईआरटी चलाएंगे, फिर 9th, फिर 10th का। तो जैसे कि आपको सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल रहा है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी तक आपने देखा कि सुपर टेट में पूछा जा रहा था, सीटेट पेपर 2 और फर्स्ट में पीआरटी के लिए पूछा जा रहा था। लेकिन अब बीपीएससी भी अपने सिलेबस में उन्होंने बता दिया कि हम कहीं से जीके जीएस आपसे नहीं पूछेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे उन्होंने एक लाइन में सिलेबस में कह दिया कि हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछेंगे। जैसे कि आपने देखा बीपीएससी 1 चाहे बीपीएससी 2 या फिर बीपीएससी 3, तो आपने देखा उसमें सभी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है। और ज्योग्राफी से 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिला हो, चाहे वो 11-12 का हो या फिर 9 to 10 का हो या फिर 6 to 8 या फिर 1 to 5 का हो। तो इसी के पर्पस देखते हुए हम यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लासेस यहाँ पे डेली आपको चलाई जाएगी। ज्योग्राफी और साइंस आपको हमारे चैनल के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएगी। जैसे ही यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी ख़त्म होती है, वैसे ही आपको यहाँ पे एमसीक्यू कराना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही बात आपके यहाँ पे बताने की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता नहीं रहेंगी तो किस तरीके से पढ़ना है, तो वो चीज़ें आपका यहाँ पे कभी भी सफल नहीं। कोई भी एग्ज़ाम देंगे जब तक आप कोई भी स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से नहीं होगी, वो कोई भी रणनीति आप नहीं बनाएंगे, तो वो एग्ज़ाम आपका नहीं निकलता है। अगर कहीं भी इधर से पढ़ लेंगे, उधर से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, तो कहीं नहीं, एक ही जगह से पढ़िए, चाहे वो जहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ जाए सवाल, जैसे कि आपको यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक बनता है जो कि 6 की एनसीईआरटी है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो जैसे कि आपके सुपर टेट में भी दिया होगा कि अक्षांश और देशांतर, हमारे पृथ्वी का आंतरिक संरचना, ये सुपर टेट में है, जो कि आपके इसी ज्योग्राफी से लिया गया है। आपके अभी मैं नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे पहले सौर मंडल से रिलेटेड, ठीक है। कि ये इंटरव्यू जो होता है कि आपको यहाँ पे देना ज़रूरी था, कि ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे सौर मंडल में पृथ्वी, पहले आप देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है, सूर्यास्त के बाद आकाश में कितना अच्छा लगता है कि आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है और आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कि कहा कि सूर्यास्त के बाद जो भी यहाँ पे जो प्रकाश जो होता है वो कितना अच्छा होता है। आसमान में पहले की तरह मतलब 1 या 2 चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, इसके बाद वो उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो वो किसकी बात कर रही है, तो वो तारों की बात कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ बात आती है कि चमकदार बिंदु, ठीक है। यहाँ पे देखिए चमकदार बिंदु उन्होंने बताया, मानो कि आकाश में यहाँ पे हीरे जड़े हों, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगी कि इनमें से कुछ भी टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने इस तरीके से कहा। अब बात आती है यहाँ पे पूर्णिमा और अमावस्या की बात यहाँ पे होती है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कब होती है, कौन से यहाँ पे पृथ्वी और चंद्रमा किसके बीच में पृथ्वी आ जाती है और किसके बीच में चंद्रमा आ जाती है, वो सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने कहा इन चमकीली, यहाँ पे देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी उन्होंने कहा कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है वो पूर्णिमा होती है। ठीक है, जो पूरी तरीके से चंद्रमा दिखाई देती है। इसके बाद 15 दिन बाद ये आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, और एक रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे पूर्णिमा कब होती है, जब पूर्ण चंद्रमा निकल आती है तो वहाँ पे पूर्णिमा होती है। जैसे कि एक तरफ यहाँ पे सूर्य हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा सूर्य हुआ, इसके बाद सॉरी, यहाँ पे सूर्य हुआ, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे एक गोला आया, फिर इसके बाद यहाँ पे बीच में आया। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सूर्य हुआ और ये आपका पृथ्वी हुआ तो यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कि यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे बोला है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। इसके बाद जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती है तो हमारा अमावस्या होती है। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया गोला बना के, वो चीज़ें चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय होता है। अब बात आती है यहाँ पे खगोलीय पिंड। यहाँ पे बोला गया है कि सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं, ठीक है, उन्होंने कहा जो सूर्य हुआ, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपने देखा है कि आपके एग्जाम में पूछा गया था कि खगोलीय पिंड यहाँ पे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैस से बने होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो खगोलीय पिंड में कुछ बड़े आकार के भी होते हैं, चाहे वो गर्म होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इनके पास जो ऊष्मा होती है वो खुद का नहीं, जो गैस से बने होते हैं उनके पास अपनी खुद की ऊष्मा नहीं होती है और ना ही प्रकाश होता है। एक मिनट, उन्होंने कहा पहले कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, देखिए, जिनके पास खुद की ऊष्मा और यहाँ पे प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा, ये इनके खुद की अपने पास ना की ऊष्मा होती है ना ही यहाँ पे प्रकाश होता है। ठीक, यहाँ पे लेकिन उनकी बात नहीं की जा रही है, उनकी बात की जा रही है जो गैस से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा जो खगोलीय पिंड होता है उन्हें हम तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो यहाँ पे कैसा तारा, जैसे कि बीपीएससी में पूछा था कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। दूसरी बात, यहाँ पे बीपीएससी ने पूछा था कि सूर्य किस तरीके से, कौन से कलर का है, लाल है कि पीला है या फिर यहाँ पे सफ़ेद है, इस तरीके से उन्होंने पूछा था। तो यहाँ पे आपके बता दूं कि सूर्य कैसा है, तो सूर्य एक पीला तारा है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए। अब बात आती है यहाँ पे रात के समय चमकते हुए एक अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हमें
हम लोग को उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अभी आप कहीं भी खड़े रहोगे तो वो चीज़ें क्या होगा, अगर कोई चीज़ दूर है तो वो चीज़ें दूर मतलब छोटी दिखाई देती है, और पास रहती है तो वो बड़ी दिखाई देती है। इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो ये लड़की संकेत कर रही है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से वो किसको संकेत कर रही है, यहाँ पे जो कि उत्तर दिशा में देख रही है। अभी इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। रात्रि के आसमान की ओर यानी आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को देख सकते हैं। जिसे कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से एक आकृति बनी हुई होती है, या फिर इस पतंग की तरह यह आकृति बनी हुई रहती है, या फिर इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे 3 डॉट बिंदु दिखाई देती है। इस तरीके से आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, जो आकृतियां देख सकते हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो आकृतियां आपने देखा इस तरीके से डॉट डॉट देखा होगा, जो इस तरीके से डॉट डॉट देखा होगा, तो ये आकृतियां क्या कहलाती है, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। इसे अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो तारे अलग अलग आकृतियों के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। और इसी तरह ही अर्सा मेजर और बिग बेयर भी इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है जो कि सप्तर्षि। देखिए सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत, यानी 7 संत वाला यह 7 तारों का एक समूह है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, इसी को ही यहाँ पे सप्तर्षि तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद उन्होंने कहा यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार में पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बात आती है यहाँ पे और चीजें। उन्होंने कहा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। देखिए प्राचीन समय बहुत पहले समय की बात है, जब लोग कहीं जाते थे और रात हो जाती थी तो उस टाइम उनके पास वॉच नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, तो वो दिशा का निर्धारण किससे करते थे, तो तारों से अपना दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी जो तारा होता है उत्तर दिशा को बताता था, यानी ध्रुव तारा जिसे हम बोलते हैं, वो किस तरफ उगता है, तो उत्तर की तरफ, तो इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से यहाँ पे ये ध्रुव तारा है। ठीक है, इसे मैं 3 डॉट बोल रही थी, देखिए यही तारा होता है, और ये सप्तर्षि तारा हो गया, और ये रहा हमारा ध्रुव तारा। देखिए ये सप्तर्षि तारा है, इसी के इस 2 तारे को, अभी इस 2 तारे को भी क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो ये जो 2 तारा है इसको इसी के माध्यम से यहाँ पे ध्रुव तारा को देखा जाता है। अब इसके बाद देखिए यदि सप्तर्षि मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारा की ओर इंगित करती है। तो सप्तर्षि मंडल जो कि संकेतक तारों का आपस में मिलाते हैं। इसके बाद अब बात आती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो कि उनके खुद के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के साथ प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक, यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेटनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में
प्लेनेटाई शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है। अभी आपको पता भी चलेगा कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। चारों ओर घूमने वाले से पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये भी एक तरह के ग्रह हैं, जो कि अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक चीज मिल गया कि पृथ्वी जो ऊष्मा मिलता है वो किससे प्राप्त करता है, तो सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जिसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे देखिए एक तरीके से उन्होंने कहा, एक रोचक तथ्य है। उन्होंने कहा जो बृहस्पति है, शनि है तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां हैं, जो कि पृथ्वी के इन छल्लों के शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। देखिए उन्होंने कहा है जैसे कि हमारे यहाँ पे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जैसे कि आपने देखा। तो उसमें से क्या है कि जो यहाँ पे बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से उनका वो रहता है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे छल्ले बने रहते हैं। इसी की बात की जा रही है और इसको यहाँ पृथ्वी से कैसे देखेंगे, दूरबीन की सहायता से देखेंगे। ठीक, किस किस यहाँ पे पूछ सकता है कि किन किन जो ग्रह होते हैं और किन किन ग्रहों पे छल्ले बने होते हैं, तो वो बृहस्पति हुआ, शनि हुआ और यूरेनस हुआ। ठीक, देखिए आपका इस तरीके से यहाँ पे एक ग्रह है। ठीक है, एक मिनट। ठीक, उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों से सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों का लिखें। ठीक है, अब इन्होंने कहा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी की सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य से प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे कि चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। सौरमंडल देखिए यहाँ पे सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया था। एक सूर्य दिया था, एक ग्रह दिया था, एक क्षुद्र ग्रह दिया था, एक उल्का पिंड दे दिया गया था ऑप्शन में, और बोल रहे थे सौरमंडल किससे निर्माण होता है और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब चलिए हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे पता नहीं इस पीपीटी को क्या हो रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यहाँ बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो सूर्य कैसा है, सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र स्थित है जो कि बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ठीक,
इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे सौरमंडल के लिए जो सूर्य है वो प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा एवं महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। और कितना दूर है यहाँ पे ये बात है, तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आप यहाँ पे ये दूर है। ठीक है, कितना है, तो सूर्य पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रहों के बारे में। देखिए यहाँ पे ग्रह के बारे में बताया गया कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे आपने देखा कि बुध सबसे नज़दीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किन किन ग्रहों में छल्ले बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे बृहस्पति, शनि और यूरेनस के साइड में छल्ले बने होते हैं, जो कि हमें पृथ्वी से ऐसे नंगी आँखों से नहीं दिखेगा, हमें एक शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखनी होगी, जैसे कि आपने अभी देखा। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने के लिए यहाँ पे आसान तरीका दिया गया है, इस तरीके से, जो कि आप इसे याद कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप सीधा डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब बात आते हैं यहाँ पे, देखिए इन्होंने बोला है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनके गीत के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोलशास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, तो जो आर्यभट्ट है वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसके कारण चमकते हैं, तो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकती हैं, जो कि आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्राह्मणों के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया था, आर्यभट्ट जो है, जो कि प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि जो ग्रह तथा चंद्रमा हैं वो परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण की वजह से चमकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घा वृत्ताकार में फैले हुए हैं। किस तरीके से, तो दीर्घा वृत्ताकार, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, जो कि अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगा देता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना गया है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान माना गया है। तो शुक्र को यहाँ पे, जिसे हम भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं और एक चमकीला तारा कहते हैं, और सबसे गर्म ग्रह भी उपग्रह कहते हैं, तो ये हमारा शुक्र हुआ, और जिसे हम पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, तो ये शुक्र हुआ। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे, अभी एक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जो कि 2003 में UB30, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 313, देखिए यहाँ पे 313 सीरियस तथा प्लूटो बौने ग्रह में कहे जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे 2006 की बैठक में इसे हटा दिया गया। अब बात आती है यहाँ पे पृथ्वी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, ये 6 to 8 में, ये देखिए जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे 6 to 8 में पूछा गया था कि प्रकाश की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पे सेकंड होती है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये देखिए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बना था, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे पृथ्वी देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से
पृथ्वी तीसरा ग्रह है जो कि आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपके एग्जाम में पीआरटी में पूछा गया था कि पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं, तो भू आप कहते हैं। भू आप का अर्थ जो होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही है पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जीवन पाया जाता है, यहाँ पे पानी और वायु दोनों उपस्थित है। इसी वजह से यहाँ पे जो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। अब बात आती है यहाँ पे और चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी है। क्योंकि यहाँ पे इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए रोचक तथ्य पढ़ लीजिए। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई यहाँ पे 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो ये रहता, देखिए छोटे छोटे जो तथ्य होते हैं उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में डिट्टो यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। जो नील आर्मस्ट्रांग है तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले कदम रखा था। और ये जो नील आर्मस्ट्रांग है वो कहाँ के निवासी थे? तो भारत के निवासी थे। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। ठीक है, अब हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास की केवल 1/4 है, जो कि यह इतना बड़ा है इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? तो यहाँ पे बता दें आपको 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो जैसे कि पता चला आपको, जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,400 यहाँ पे किलोमीटर दूर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे उपग्रह के बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पे पढ़ लीजिए। ग्रह और उपग्रह जैसे होते हैं, ग्रह होते हैं वो यहाँ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए आपका एनसीईआरटी बेस्ड है तो इसे जरूर पढ़िएगा, और शुरू वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे देखिए जीवों एवं पौधों को जीवित तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए चंद्रमा पृथ्वी एक मिनट। चंद्रमा पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करती है, और लगभग इतने दिन समय में वह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करती है। मतलब पृथ्वी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेती है, और वही समय वह एक चक्कर भी अपना समय लेती है। मतलब अपने अक्ष में भी अब 27 दिन का समय लेती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही जो भाग होता है वही दिखाई देता है, क्योंकि जब वो अपने अक्ष पे इस तरीके से घूमेगी, इसी ये पृथ्वी हो गई, और इसके बाद ये चंद्रमा इस तरीके से यहाँ चंद्रमा आई, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इस तरीके से तो पृथ्वी की चारों तरफ गोल गोल घूम भी रही है।
पृथ्वी खुद अपने अक्ष पे गोल गोल घूम रही है, तो इसका एक ही भाग सामने आएगा, पीछे का कभी इसका भाग नहीं आएगा। इसलिए वही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। जिस तरीके से आप यहाँ पे झूला देखते हैं, जो इस तरीके से होता है, उसका एक ही भाग आएगा, ना कि उसका पीछे, क्योंकि वो खुद ही राउंड राउंड कर रहा है और अपने अक्ष पे ऐसे इस तरीके से घूमे जा रहे हैं, तो वो कभी सामने नहीं आएगा, उसका एक ही भाग दिखाई देगा। इसके बाद उन्होंने कहा चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस पे। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह पे, जो कि तारों, ग्रह एवं उपग्रह अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे इस तरीके से ग्रह हो गया, मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया, जो ये जगह खाली पाया जाता है, इसी में क्षुद्र ग्रह देखने को आपको मिलता है। और किसी ग्रह के बीच में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये मंगल ग्रह हो गया और ये बृहस्पति ग्रह हो गया, इन्हीं ग्रहों के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो गए हैं। अब हम बात करेंगे उल्का पिंड के बारे में। तो उल्का पिंड देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड हम कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनका प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की ओर आ जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और इसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आपने जब कभी ऐसे आसमान की तरफ देखे होंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत तेज़ी से कोई रोशनी आती है और अचानक से बंद हो जाती है। इसी को ही उल्का पिंड कहते हैं, जो कि ये हमसे बहुत ही हजारों दूर रहते हैं, क्योंकि जो उल्का पिंड होता है ये कहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, तो ये आपको मध्य मंडल में ही ख़त्म हो जाता है। मध्य मंडल में ही उल्का पिंड देखने को मिलता है, न कि आपका ओजोन में आपका न ही समताप परत में देखने को मिलेगा, न कि क्षोभ मंडल में। लेकिन हमको ऐसा लगता है बस कर जैसे हमारे ऊपर से ही ये जा रहा है हम, लेकिन ये आपके तीसरे लेयर में देखने को मिलता है, जो कि 50 किलोमीटर से ऊपर, यहाँ पे 4000 जो किलोमीटर 400 किलोमीटर जो होता है, उतनी ऊंचाई पे ये आपको उल्का पिंड देखने को मिलता है। और जो कभी कभी ये गिर जाता है, जहाँ भी गिरता है तो वहाँ पृथ्वी का जो वो वहाँ पे गड्ढे बन जाते, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे देखिए, क्या तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों के समूह को यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। यानी आपने इस तरीके से देखे होंगे, जो बहुत चीज़ें इस तरीके से देखने को मिला होगा, जो कि बहुत सारे इस तरीके से रहते हैं, जो कि बहुत सब, और वहाँ पे देखने के बाद, इतने तारे दिखने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ की जो आकाश है वो एकदम वाइट हो गया है। हम उसी को यहाँ पे कहते हैं आकाश गंगा। इसके देखिए, हमारा सौरमंडल इस तरह आकाश गंगा का एक भाग है, जो कि प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। क्योंकि जब इस तरीके से देखिए यहाँ पे बह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही है। ठीक है, देखिए एकदम पूरा वाइट हो गया है, तो इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों
करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब जो करोड़ों लाखों यहाँ पे जो आकाश गंगाएं होती हैं वो सब मिलकर क्या करती हैं, तो एक ब्रह्मांड का यहाँ पे निर्माण करती हैं। ठीक, ब्रह्मांड की यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करने अत्यधिक कठिन है कि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार में संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए, पृथ्वी हुआ, फिर सौरमंडल हुआ, फिर आकाश गंगा हुआ, फिर हमारा ब्रह्मांड हुआ। तो क्या आप ब्रह्मांड के साथ साथ अपना संबंध बता सकते हैं? यह पृथ्वी पर यह हमारा है और आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, जैसे कि आप इस पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो कि एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। ठीक है, तो कई लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का यहाँ पे निर्माण करती हैं, जैसे कि आपने देखा। और इस तरीके से हमारा सौरमंडल जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही आपकी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है। अगला हमारा देशांतर और अक्षांश, जो कि सुपर टेट का भी एक सिलेबस है। आप ईवीएस का जो वहाँ पे सिलेबस देखिएगा, ईवीएस में वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली का डेली एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा। आज थोड़े चैनल यहाँ पे इशू थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, जो कि कल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे से सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही बात जो कि आपको बताए थे, जो कि बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 और पेपर फर्स्ट जो सीटेट में एनसीईआरटी से पूछ जाती है, वो भी आपको कवर करा दी जाएगी अच्छे से। यूपी टेट आगामी अगर आ रहा है तो वहाँ पे भी आपको पेपर 2 में हेल्प मिलेगी, प्लस आपका सुपर टेट में तो 100% आपको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।